नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेहमान का तारुफ कराऊँ आपके साथ। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही अहम शख्सियत जनाब हाजी गनी उस्मान साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, स्टॉक एक्सचेंज की मारूफ शख्सियत भी हैं, इसके अलावा ताजर सनतकार बिरादरी के भी एक अहम रहनुमा है। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू वेरी मच। हाजी गनी उस्मान साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि आप लोगों ने तो बड़े वादे दावे किए थे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यूं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन पेशरफ्त नहीं हुई कोई ख़ास। फिर वही बात मैं करता हूं तो लोग बुरा मान जाते हैं। आपके साथ काफ़ी अरसा हो गया इस मौजू पर बात करते हुए। शुरू में तो शायद आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे कि कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आए, अब जब आ गया तो आ गया, लेकिन उसके बाद जो बातें हुई थी वो कहाँ हैं? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। क्या कहते हैं आप? देखिए जैसे आपने देखा कि इन्वेस्टर आ गया, इन्वेस्टर चाइना का आया और 40% स्टेक उन्होंने बाय किया, उसमें अभी बैंक भी शामिल था 5%, और उसको भी 2-2.5 साल हो गए। इसके बाद आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 25,000 हो गया। 25,000 के बाद आपने देखा कि 42,500 पे 42,500 पे रहा। अब आप फिर देख रहे हैं कि 2000 या 1500 इंडेक्स फिर डाउन हो गया है। नो डाउट इसकी एक वजह, 2-3 वजह है कि हमारे जो पॉलिटिकल हालात थे वो भी थोड़े वो थे, और कोरोना का भी प्रॉब्लम था। आपने दुनिया में देखा कि कोरोना की वजह से इक्विटी मार्केट में स्लिप आया। अब मुझे लगता है कि कोरोना की पहली लहर तो ख़त्म हो गई है। अब फिर आपको सबको हमें एहतियात करना है, और एहतियात मस्ट है, और एहतियात बहुत ही ज़रूरी है। माशाअल्लाह रब का करम है कि पाकिस्तान को कोरोना ने बचाया है। तो मेरे ख्याल में अब सेकंड लेयर का ख़तरा भी है, तो इंशाअल्लाह वो भी अल्लाह का करम होगा और अल्लाह मियाँ हमें बचा के रखेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो भी ट्रेडिंग हुई 2-3-4 महीनों में, अली आपने देखा है कि माशाअल्लाह ट्रेडिंग का रेशियो बढ़ा है, ट्रेडिंग का रेशियो कम नहीं हुआ। नो डाउट कि आज 4-5-6 दिन से ट्रेडिंग स्लो हो गई है, जैसे आपने अभी कहा। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में हमारे रिजल्ट भी जो आ रहे हैं, पाकिस्तान बैंकिंग इंडस्ट्री के जो भी रिजल्ट है, आपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट देखे माशाअल्लाह अगले साल से 52% प्रॉफिट ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि दिसंबर में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। नो डाउट स्टेट बैंक ने उनको पाबंद किया था कि आप इंटरम डिविडेंड नहीं दे सकते। अभी आपने देखा कि मिजान बैंक ने बोनस दिया, मेट्रो बैंक ने 20% इंटरम डिविडेंड दिया। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिसंबर में बैंकिंग इंडस्ट्री तो पाकिस्तान की बहुत ही प्रोग्रेसिव जा रही है, और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में स्टॉक एक्सचेंज के जो सितंबर के भी रिजल्ट आएंगे, क्लोजिंग जून की रिजल्ट आपने देखे, अब सितंबर की क्लोजिंग से है, जो सितंबर की क्लोजिंग के भी रिजल्ट मेरे ख्याल में ठीक आ रहे हैं, और इकोनॉमी हमारी कवर हो रही है। नो डाउट कि ये नई हुकूमत जो आई है 2-2.5 साल के, उनको महंगाई का प्रॉब्लम हुआ है। देखो आप इस मार्केट में, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन ये कह सकता हूं कि दिहाइयों से काम कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। पहले मार्केट प्रेडिक्टेबल थी, इन्वेस्टर आता था मार्केट के अंदर, अनप्रेडिक्टेबल तो रहती है मार्केट, लेकिन प्रेडिक्टेबल जितनी आप समझे कि मार्केट होती थी तो इन्वेस्टर को लगभग पता था मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। पिछली दिहाई के अंदर ये ब्रेक हो गया। अब प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। पहले तो तारीखें तक पता होती थी कि इस तारीख को क्योंकि रिजल्ट आते हैं तो आगे जाके इस तारीख को मार्केट इस रुख जाएगी। तकरीबन मैं बता रहा हूँ, बीच में मंदा भी आया, ऐसी बात नहीं, लेकिन अब तो बिल्कुल क्या करूँ, किस तरह से प्रेडिक्शन करूँ मैं, इन्वेस्टर कहाँ जाए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए आपने देखा कि मार्कअप रेट जो 13 पे कैबोर 13% था, उसे फेडरेशन ने अपना जो रोल अंजाम करके उसको 7% पे लेके आए। और आपने देखा कि इक्विटी मार्केट में जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इक्विटी मार्केट के लिए हमेशा प्लस है। और आप देखेंगे बैंकिंग डिपॉजिट में आपको आफ्टर टैक्स 5-5.5% मिलते हैं। तो इन्वेस्टर को अगर जो इन्वेस्टर नहीं है और नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल में अब इनको समझ पड़ रही है कि इक्विटी मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और कंपनियों की ब्रेकअप भी अच्छी है, अर्निंग भी अच्छी है, और डिविडेंड यील्ड भी आपने करंट ईयर की, अब एवरेज डिविडेंड यील्ड कहता हूँ मैं, सब कंपनियों की नहीं कहता हूँ, एवरेज डिविडेंड यील्ड भी आप देखेंगे 7 से 8% की है। तो मेरे ख्याल में दुनिया में इतनी कहाँ यील्ड नहीं है। आप देखें दूसरे ममालिक में भी, अमेरिका में देखें या जापान में देखें या तो और कोई जगह पे देखें, ये डिविडेंड यील्ड किधर भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में लोगों का रुझान इधर ही होगा। अच्छा, एक चीज जो बीच में रह गई है, आपने ये तो परफॉर्मेंस के हिसाब से बता दिया जनाबे वाला, वो लेवरेज प्रोडक्ट कहाँ गई, जहाँ मेरी और आपकी बहस हुआ करती थी, वो
जनाब हमारी आपकी बहस होती थी नई लिस्टिंग के ऊपर, वो कहाँ गई? नई कंपनियां तो हमें को खास दिख नहीं रही जो मार्केट की तरफ आ रही हैं। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर चंदा मामा दूर के वो अरबों डॉलर लेकर आएंगे, वो कहाँ गए? हमें तो वो बताएं, वो जो लॉलीपॉप हमें दिए थे वो कहाँ आए? हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं सर। क्रॉस लिस्टिंगें होंगी, बाहर की कंपनियों के शेयर हम खरीद पाएंगे, हमें वो चाहिए, वो कहाँ है? देखिए, आपने आफ्टर डीम्यूचुअलाइजेशन आपने देखा कि पाकिस्तान के 3 एक्सचेंज थे, उसको डीम्यूचुअलाइज करने के बाद कंप्यूटराइज सिस्टम में एक एक्सचेंज बन गया। ये आपने देखा बहुत बड़ा प्रोग्रेस था। इसके बाद जैसे आप कह रहे हैं कि आपका पॉइंट वैलिड है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएंगे, नई लिस्टिंग होगी, तो वो तो आप भी कर देते। नहीं, वो 3 को 1 बनाना था, वो तो आप भी कर देते। देकर दिला के काम करना था ना, मतलब पेमेंट वगैरह करके लोगों को सेटलमेंट करके करना था, तो आप भी कर देते। नहीं, देखिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर क्या कर रहा है? ये तो एक मतलब ये कि आपने 3 को कंसोलिडेट करके 1 बना दिया, ये तो कितना आर्बिट्राज था सर। आप बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं, बड़े लंबी रेस के। मैं कहूंगा आपको पता है इन चीजों का, आप मुझे बताएं ये किधर से, ये तो मतलब मुझे समझ में नहीं आई। आप मुझे समझा दो, मैं मान जाता हूँ। कितना आर्बिट्राज था, इतना सा वॉल्यूम। अली मैं आर्बिट्राज के पर एक आपको जवाब देता हूँ कि देखो, आर्बिट्राज इज द मतलब समझ लो कि इन्वेस्टर के जेब से 2-5 पैसे 10 पैसे निकालने थे, या क्या एक ही कंपनी, एक ही शेयर, एक ही मार्केट, और लाहौर में 10 पैसे कम में, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में 10 पैसे कम में लगा हुआ है, कराची में 10 पैसे ज्यादा है, तो वो पंजाब के जो भी लोग उधर काम करते थे इनके साथ नाइंसाफी थी। और सारी जिंदगी मैंने कहा है कि आर्बिट्रेज का बिजनेस है ना, वो इन्वेस्टर को नुकसान है और ब्रोकर को बेनिफिट है। आज भी मैं कहता हूं कि वो, पहले भी मैं कह चुका था मीडिया पे कि आर्बिट्रेज का बिजनेस ये सही नहीं है, तो लिहाजा वो भी कंट्रोल हो गया। इसीलिए जो आर्बिट्रेज होता था वो खत्म हो गया, आपने देखा। और पंजाब एक्सचेंज मतलब अपनी कंपनी बन गई, इस्लामाबाद अपनी कंपनी बन गई, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो मुल्क के नाम पे, जो ना के कराची नाम रखा गया, ना लाहौर रखा गया, ना इस्लामाबाद रखा गया, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गया। तो ये आपका सवाल का जवाब है कि आर्बिट्रेज आप कहते थे कितना होता था। वो आर्बिट्रेज से ट्रेडिंग मोर होती थी, मगर अनजस्टिस थी मेरी नजर में। अच्छा, उसके साथ फिर ये आपने बोला लेवरेज प्रोडक्ट आएगा। देखिए, फाइनेंस के बगैर कोई काम नहीं चलता। आप कैश मार्केट बनाते हो, आप, मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, कैश मार्केट पे कितना अरसा चलोगे? कुछ तो कोई एक वायबल आई है, या हो सकता है मेरी नॉलेज में ना हो सकता है आ गई हो, मुझे ना बताओ। अली, आपका इसका जवाब मैं देता हूं कि एक जमाने में T+2 नहीं था, एक जमाने में T+7 था, और T+7 में जो क्राइसिस आए, जो मेंबर डिफॉल्ट हुए, और जो रियल इन्वेस्टरों को मार लगी, और काफ़ी मेंबर ने भी डिफॉल्ट किए, और इन्वेस्टर अपने बेचारे जो समझ नहीं थे, तो मेरे ख्याल में ये T+2 की सिस्टम है ना, ये T+2 की सिस्टम है कि आज आपको ले और 2 दिन में आपको पैसे देने, और अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम है। और अब हेयर कट भी ऐसे ही है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऐसा कंट्रोल है कि मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में कोई मेंबर डिफॉल्ट नहीं हो सकता। नो डाउट कि कोई मेंबर किसी क्लाइंट से पैसे ले ले और उसको पैसे ना दे तो उनका पर्सनल मैटर है। तो मेरे ख्याल में ये भी काम अच्छा हुआ है। ये T+7 और T+10 में अब 10-10 दिन के बैठे रहते हैं और 10 दिन के बाद पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, वो सिस्टम सही नहीं थी। तो वक्त के साथ हमने सिस्टम में सीखी है और वक्त के साथ उसको कंट्रोल किया है। आप ये देखेंगे जो क्राइसिस आए, और 12-13 मेंबर का क्राइसिस आया, आपने देखा हुआ है, तो वो भी क्राइसिस, अब देखिए, अब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मेंबर का कोई क्राइसिस नहीं आएगा, ना कोई डिफॉल्ट होगा। नो डाउट कि मेंबर डिफॉल्ट के लिए भी माशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत बड़ा फंड है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, लेकिन थोड़ा सा मौजू को तब्दील करूंगा, और लेकिन गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात यही हो रही थी स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक, और गनी उस्मान साहब ज़ाहिर बात है उसके लिए मंतक भी पेश कर रहे हैं। इनके ख्याल से अभी जो निज़ाम के अंदर तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं उनसे थोड़ी बेहतरी ही इनको लग रहा है कि आ रही है। लेकिन एक चीज़ है जिसका जवाब देना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। सर, इन्वेस्टर बेस के मुतालिक भी थोड़ा सा बता दें। बोला इन्वेस्टर बेस बहुत बढ़ा देंगे, इतने लोग नए इन्वेस्टर बन जाएंगे, तो बातें तो सारी प्रॉपर्टी की हो रही हैं, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बेस कहाँ बढ़ा है? थोड़ा सा मुझे इसके बारे में भी थोड़ा बताएं जी। देखिए, जैसे आपने कहा इन्वेस्टर बेस,
मैं अपने बिजनेस में मेरे ब्रोकरेज हाउस की बात करता हूँ कि करंटली लास्ट 3 मंथ में मेरा इन्वेस्टर बेस में 100 से 150 क्लाइंट नए बढ़े और एवरेज सब जगह बढ़े। क्योंकि ये सबसे बड़ा क्यों वजह है कि मार्कअप रेट कम होने से जो रियल इन्वेस्टर थे जिनकी फिक्स डिपॉजिट में काम करते थे वो फिक्स डिपॉजिट छोड़ के स्टॉक एक्सचेंज में आ रहे हैं। और अभी भी मैं कहता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट में आपको 5% या 5.5% या 6% और आफ्टर टैक्स आपको 4.5% पैसे मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी भी स्टॉक एक्सचेंज में आप सही रिसर्च करें और सही पढ़ें, सही देखें और रिस्पेक्टेबल इन जो भी आइटम्स है, मैं इसी वक्त फेवर तो नहीं करता, मैं फुल बैंकिंग इंडस्ट्री को कहता हूं कि बड़ी बात नहीं करता हूं कि मैं जहां तक देख रहा हूं कि सितंबर के आप बैंकिंग इंडस्ट्री के आप रिजल्ट देखें तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही डिस्काउंट रेट पे ये शेयर मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट बेस हमारा तो मेरे यहाँ बिजनेस में तो बड़ा है और मुझे ये भी पता है, आप सीडीसी में देखें और लोगों से पूछें, एग्जैक्ट मेरे पास फिगर नहीं है कि टोटल इन्वेस्टर पाकिस्तान में कितने थे और विद इन 3 मंथ कितने बढ़े। जहां तक मेरी नॉलेज है कि कम से कम 3 से 5% इन्वेस्टर बेस बढ़ा है। ये आपका व्यू है? यस, 100% कह रहा हूं। है। अच्छा, फिर अब जाहिर बात है, फिर ये सवाल ना पूछें तो फिर अच्छा नहीं रहता। मार्केट को आगे कैसा देखते हैं? ये सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री से थोड़ा सा बढ़ के अक्रॉस द बोर्ड थोड़ा सा बताइएगा। देखिए आपको मैं बताऊं कि आपने जैसे कहा कि नई लिस्टिंग नहीं हुई, इसकी एक वजह थी कि देखिए नई लिस्टिंग के लिए अभी आप ये देखें कि हमारे नई इंडस्ट्रियल जोन पाकिस्तान में जो नई हुकूमत आई है हर जगह नए नए इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं। अब आप ये कहें कि भाई आप साइट में या लाहौर में इंडस्ट्रियल जोन में फैक्ट्री लगा ले तो लैंड वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि वहाँ तो कोई फैक्ट्री लग नहीं सकती। अब हुकूमत को भी समझ आ गई कि नया इंडस्ट्रियल जोन हमें सही फैसिलिटी दे के बनाना चाहिए। और इस वक्त आप ये देखें कि कोरोना जो 2020 का ईयर है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझते हैं कि कोरोना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी भी सेकंड लेयर आई है तो लोग थोड़े डाउटफुल है, लोगों के पास नो डाउट पैसा है। फिर मैं अगेन कहता हूं कि बैंकिंग इंडस्ट्री की इस डिस्काउंट रेट पे भी जो प्रॉफिट देते हैं उस पे भी बैंकिंग इंडस्ट्री के आप सितंबर के डिपॉजिट के फिगर देखें तो वो डिपॉजिट के फिगर बढ़े। तो इन्वेस्टरों के पास ऐसा नहीं है कि रियल इन्वेस्टमेंट के लोगों के पास फंड्स है और अब वो इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर से हो सकता है। अब ये नहीं है कि गनी उस्मान एक फैक्ट्री लगा ले, अब बड़े बड़े फंड्स चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब चाहिए बिजनेसमैनों को कि 2-2, 4-4 का जॉइंट वेंचर करें और एक अच्छी सी फैक्ट्रियां लगाएं। और यही फैक्ट्रियां हैं जो हमारे जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हर इन्वेस्टर की हर सरमाएदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुल्क ने इन्हें इतना नवाजा है तो इंडस्ट्रियल बेस को उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत को भी फैसिलिटी देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इंडस्ट्रियलाइज बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये आपको लग रहा है हालात वाकयात मामलात को देखते हुए? इंशाल्लाह। जाहिर बात है जो चीज़ें आपका मुशाहिदा है, इंडस्ट्रिस्ट भी हैं आप, लेकिन ज़्यादा स्टॉक की वजह से ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब हम बात करेंगे बिल्कुल एक नए मौजू पर। लेट्स सी शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करते हैं एक बड़े ही अच्छे मौजू पर, क्योंकि ताजर सियासत के मुतालिक बात कर रहा हूँ। FPCCI की सियासत जो है वो अब जौबन पर है। जनाब हाजी गनी उस्मान साहब भी अब हरी लोग, आपको बहुत सारे लोगों के बारे में मालूम होगा लेकिन इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता लगता। लेकिन बात ये ताजर सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा सरगर्म रहते हैं। जनाब हाजी गनी उस्मान साहब, अब बताएं ताजर सियासत में क्या हो रहा है? आपका ताल्लुक बिजनेसमैन पैनल से है, आप लोगों के मुखालफिन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। उनका क्लेम ये है कि हम मामलात को गिरफ्त में ले लेंगे और हालात को अपने रुख में ले जाएंगे। उसके साथ साथ उनके साथ मियाँ जाहिद हुसैन साहब भी शामिल हो गए, उनका भी अपना मुनफरिद बिजनेस ग्रुप है। आपके लिए मुकाबला मुझे बहुत सख्त लग रहा है, क्या कहते हैं आप हाजी गनी उस्मान साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आपने जो सवाल किया उसको क्लियर कर दूं। क्लियर करें कि इसी चैनल पे, आपके चैनल पे, आपके सामने अगले साल हमें कहते थे कि इन्हें 20%, इनके बिग लीडर कहते थे कि हम इन्हें तो 20% वोट नहीं मिलेंगे। मगर अल्लाह का करम हुआ,
हमारे लीडर अंजुम निसार साहब 20 वोट से प्रेसिडेंट को उन्होंने 20 वोट से उन्होंने को हरवाया। और मेरे बेटे ने जो बहुत ही दावा करते थे कि आपके बेटे को 5-7% या 10% वोट नहीं मिलेंगे, अल्लाह ने उनको इक्वल वोट दिए और दोनों के 176 वोट हुए। माशाल्लाह वो हमारी कामयाबी थी। जैसे आपने अभी कहा कि मैं अभी ये आपको बता दूं कि पहली हमारी मीटिंग्स इन पेशावर में हुई, जहां हमारे सेक्रेटरी जनरल गुलाम अली साहब ने अपने जो सूबे के वोट थे वो 32 वोटों में से 26 लोगों को उस मीटिंग में बुलाया और 26 लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा कि हम बीएमपी के साथ है। आपने ये देखा। इसके बाद सेकंड मीटिंग गिनती आपकी मैं मान लेता हूं, लेकिन अब बात यह है कि रिटोरिक भी तो मैटर करता है ना। देखिए रिटोरिक ये है कि वो क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, ये भी मैटर करता है। ये तो नंबर गेम है। आप भी जाहिर बात है ताजिर सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो लोग भी ताजिर सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। मुकाबला अच्छा हो तो अच्छा लगता है। नहीं, लेकिन मैं तो देखो कहता हूं कि डेमोक्रेसी मस्ट होनी चाहिए, इसमें इलेक्शन होना चाहिए। और मेरा तो ओपिनियन है कि फेडरेशन में अगर जो भी रूलिंग पार्टी है, आज हम बैठे हैं फेडरेशन में, आज का तो आप अपने कैंडिडेट को तो इंट्रोड्यूस करें ना। हम ये आपसे कहते हैं भाई आप अपने कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस करें, उनको भी कहते हैं वो भी आए अपनी बात करें, हमें पता तो लगे। देखिए अली हमारा कैंडिडेट है नासिर हयात मंगू साहब। माशाअल्लाह वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रहे हैं और माशाअल्लाह काफ़ी इनका बिजनेस का तजुर्बा है और वो बहुत बड़े एक चाइना की एक कंपनी के बहुत ही बड़े डायरेक्टर है। और इनका जो चैम्बर्स में इन्होंने जो सदारत की है, माशाअल्लाह हमारे अपोजिशन वाले ने ना तो फेडरेशन में काम किया है मगर चैम्बर में कभी सदारत नहीं की है। तो मेरे ख्याल में जो मेन बिजनेसमैन होता है वो चैम्बर का सदर बनता है। और हमारा कैंडिडेट इंशाअल्लाह ताला मैं कहता हूं कि हमारा कैंडिडेट माशाअल्लाह उनसे तो बहुत ही अच्छा है। और हमारे जो अभी एक दोस्त आपके चैनल पे मैं देख रहा था कि इतना भी झूठ बोल रहे थे कि मुझे तो कैंडिडेट का मालूम नहीं है। 10 महीने से वो हमारे साथ बैठे होते थे, हमारे साथ खाने खाते थे, नासिर मगूज साहब के साथ खाने खाते थे। और मीडिया पे इतना झूठ कि मुझे तो उनके कैंडिडेट का नाम मालूम नहीं है। आपने फिर जबरदस्ती करके आपने अपने मुंह से नाम बोला। तो मेरे ख्याल में ये देखें कि कैसे लोग हैं कि कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे अपोजिशन में इनका कैंडिडेट खालिद तवाब साहब है और हमारा नासिर मगूज साहब है। और इंशाअल्लाह ताला हमें जैसे इस वक्त आपको मैंने कहा कि कोयटा, सरहद, पंजाब और इंशाअल्लाह सिंध और कराची से भी हमें 100% सपोर्ट मिलेगा। और हमारा कैंडिडेट इंशाअल्लाह ताला 25-50 वोट से इनको मारेगा और इंशाअल्लाह यही होगा। आमना सामना करा दूं उनके साथ आप? बिल्कुल करा दे। मैं आगे आने वाले दिनों के अंदर देखें ये तरफा नहीं होगा, आमना सामना करवाऊंगा। आमना सामने सारे नंबर गेम वही कैलकुलेशन करना। अली हम जिंदगी में कभी आमने सामने से डरे नहीं है। आपको मेरी स्टोरी मालूम है। आप 50 आदमी मेरे सामने खड़ा कर दे और मुझे अकेला खड़ा कर दे, फिर भी मैं तैयार हूँ आमना सामना करने के लिए। बस फिर तैयार हो जाए। आगे आने वाले दिनों के अंदर ऐसा होगा जरूर होगा। दोनों जो है वो एक दूसरे के सामने जवाब पेश करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ दोनों सदारती उम्मीदवार सामने आए और अपनी अपनी बात करें। और जैसे इन्होंने भी महज़बाना अंदाज के अंदर बिल्कुल गुफ्तगू करते हुए बात की, ताजिर सनतकार सियासत के अंदर भी अहमियत है कि ताजिर सनतकार बताएं कि हम क्या एजेंडा लेकर आ रहे हैं। वो कल उन्होंने हुकूमत के साथ ये गुफ्तगू कर मुल्क की मईशत को बेहतर करना है। मुल्क की मईशत बेहतर होगी तो फायदा किसको होगा? आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। चाहता है अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।